नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भोपाल गैस पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन से अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। केंद्र ने 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए डाउ से 7,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की अपील की थी। 1984 में 2 से 3 दिसंबर की दरमियानी रात को हुए इस हादसे में 3700 लोग मारे गए थे। अमेरिकी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन फर्म पर डाउ के केमिकल्स के स्वामित्व में है। केंद्र सरकार ने इस राशि की मांग डाउ केमिकल्स से की थी। केंद्र सरकार ने 2010 में एक क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर 12 जनवरी 2023 को एससी ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकार ने पक्ष रखते हुए कहा था कि पीड़ितों को अधर में नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के पक्ष में फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने कहा कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन पर और ज्यादा मुआवजे का बोझ नहीं डाला जा सकता। पीड़ितों को नुकसान की तुलना में करीब 6 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे.के. महेश्वरी की बेंच ने कहा कि केस दोबारा खोलने पर पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ेगी। आज भोपाल के गैस पीड़ित इस फैसले से हताश हैं। और इस फैसले से हताश क्यों हैं? क्योंकि 2011 में जब हमारे सुप्रीम कोर्ट, और ये हमारा ही सुप्रीम कोर्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सेटलमेंट देखा और ये अग्रीमेंट देखा तो और उन्हें लगा कि इसको फिर से देखना पड़ेगा, इसको फिर से जांचना पड़ेगा। 11 साल लग गए। 11 साल के बाद अब ये निर्णय आया है कि इसमें यूनियन कार्बाइड के लिए कुछ फाइनलिटी चाहिए, कि यूनियन कार्बाइड के लिए कुछ अंतिम स्टेप होना चाहिए जिसमें सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए ताकि उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स ना चलती रहे। लेकिन जस्टिस गैस पीड़ितों के लिए पूरी हुई है कि नहीं? यूनियन कार्बाइड आज तक एब्सकॉन्डिंग है, प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डिंग है, और फिर भी वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के आगे आकर इन्होंने सबमिशंस किए। इस चीज़ से हताश हैं, इस चीज़ से हताश हैं गैस पीड़ित कि उन ज़्यादातर गैस पीड़ितों को 25,000 मिला और फिर 25,000 इंटरेस्ट में 50,000 मिला। बोला जा रहा है कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स एक्ट के से 6 गुना ज़्यादा उनको मिला है। लेकिन 50,000, अगर 50,000 को आप पूरे लाइफ टाइम में हर दिन पे डिवाइड करें तो कितना मिलता है? कैसे रहेंगे? आज है ये गैस पीड़ित, कल हो सकते हैं हम। भोपाल गैस त्रासदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गैस पीड़ितों ने रोष जताया है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के वकील जो सिर्फ 40 मिनट सुना गया, जबकि कंपनी के वकील को कई घंटों तक सुना गया। उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। जो 1989 में जो फैसला दिया गया था, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला हमारे सामने रख दिया, जो कि बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल है और हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। 40 साल की लड़ाई, जो कि बहुत लंबा समय होता है, सरकार ने 40 सेकंड भी नहीं लगाए उस केस को खारिज करने के लिए, जो कि अगर किसी कातिल के सज़ा के लिए अगर वो कटघरे में खड़े होता है तो उस कातिल को सोचिए, मतलब बाइज्जत बरी कर दिया गया एक तरह से। तो सरकारें जो हैं और हमें लगता है कि हमारी कानून व्यवस्था भी जो है वो कंपनियों का साथ दे रही है, ना कि पीड़ितों का, जो कि वाकई में हकदार हैं। और हम बिल्कुल भी इस चीज़ को आज नहीं मानते हैं और हमें बेहद अफसोस है। सुप्रीम कोर्ट से जो आज फैसला सुनाया गया उससे हमें बेहद अफसोस है कि हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे साथ ऐसा होगा, लेकिन आज ऐसा हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद भी, इसके बावजूद भी हमारी जो लड़ाई अदालती हो या ज़मीनी हो, वो हमेशा जारी रहेगी जब तक कि भोपाल के गैस पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल जाता। आपने भी कुछ लोगों को खोया था।
मैंने मतलब मैं तो बचपन से इस लड़ाई में शामिल हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने बीमारियों से खोते हुए देखा। मेरे नाना जो थे उन्हें कैंसर हुआ था। अभी भी बहुत सारे जो हमारे मतलब रिश्तेदार रिलेटिव हैं उन्हें बहुत सारी बीमारियाँ हुई। उस टाइम भी वो उनकी फौत हुई थी, क्योंकि हमें बताया जाता है, हमने सुना है। और अभी जो घर में है मौजूदा जो हाल है वो हम आंखों से देख रहे हैं, ना कि हमने किसी किताब में पढ़ा है, ना कि हमने किसी से सुना है। हमने प्रैक्टिकली उस चीज़ को महसूस किया और हम अभी देख रहे हैं। और हम खुद जो आज की यंग जनरेशन है उसमें इतनी बीमारियां हैं। सोचिए अभी मेरी एज कितनी है, 28, लेकिन अब मुझे परेशानियां कितनी सारी। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे किडनी की प्रॉब्लम है। मेरे घर में जो है बीपी शुगर तो नॉर्मल सी बात है, मतलब जैसे नॉर्मल को आपको टेम्परेचर या हेडेक होता है, इस तरीके से यहाँ पे बीपी शुगर और लंग्स इन्फेक्शन और पेट की जो परेशानी है वो आम सी बात है। लेकिन इतने बड़े सरकारी आंकड़े जो हमने पेश किए, जो संगठन आंकड़े पेश किए, उसे नज़रअंदाज कर दिया गया एक रद्दी के कागज़ की तरह एक तरफ रख के, और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बेहद अफसोस है। अब आप क्या करें? हम अभी ये लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे वो अदालती हो। हम फिर से जाएंगे, हम फिर से कार्रवाई शुरू करेंगे। हम ज़मीनी लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और हम इस हक़ के लिए अपने जो हक़ है, जो वाकई में हमारा कानून हक़ है, अधिकार है, जिससे कोई मनाही नहीं कर सकती। किसी भी देश के कानून हो वो इस चीज़ से मना नहीं कर सकता। और हम अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे जब तक कि हम इंसाफ। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है वो गैस पीड़ितों के खिलाफ आया है, गैस पीड़ितों को इंसाफ देने वाला नहीं आया है। काफ़ी उम्मीद थी कि जो फैसला आएगा वो उससे गैस पीड़ितों के लिए इंसाफ मिलेगा। 14 फरवरी 15 फरवरी 89 में जो समझौता हुआ था वो भी धोखे से भरा हुआ समझौता था। किसी गैस पीड़ित संगठन से नहीं पूछा गया, और भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड के मध्य 89 में जो समझौता हुआ उस पर सीधा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी, उसको वैध करार दे दिया। अभी भी जो फैसला आया है उसमें गैस पीड़ितों का कोई पक्ष नहीं सुना गया, केवल यूनियन कार्बाइड का जो पक्ष सुना गया वो लगातार 7 घंटे तक सुना गया। और गैस पीड़ित संगठनों की जो वकील थी उनको मुश्किल से 40-45 मिनट का मौका दिया गया। तो ये जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ गैस पीड़ित संगठन गैस पीड़ितों की आवाज़ उठाएंगे। जो पिछले 39 साल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस संघर्ष को, मैदानी संघर्ष को जिंदा रखा जाएगा। और जो आज का फैसला आया है उसकी सभी गैस पीड़ित संगठन और गैस पीड़ित निंदा करते हैं, क्योंकि ये गैस पीड़ितों के साथ नाइंसाफ़ी भरा फैसला। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण में सत्ता पक्ष के विधायक और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने डीएमएफ फंड को लेकर अपनी ही सरकार के मंत्री को घेर लिया। उन्होंने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अवसर पर डीएमएफ फंड के 7 करोड़ रुपए की बंदरबाट का आरोप लगाते हुए मांग की कि इसकी जांच विधानसभा की कमेटी से करवाई जाए। अपनी ही सरकार पर पीसीसी चीफ को हमलावर होता देख विपक्ष भी मरकाम के साथ खड़ा हो गया और मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। बात बिगड़ती देख जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने मामले की जांच प्रदेश स्तर के अफसर से 1 माह के भीतर करवाने और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम ने प्रश्नकाल में कोंडागांव जिले में पंचायत विभाग के 2 साल में किए गए कार्यों की जानकारी मांगी। ये भी पूछा कि वहां कौन अफसर पदस्थ है और उनके पास अन्य विभाग के चार्ज भी है क्या। मरकाम ने पूछा कि आरईएस निर्माण एजेंसी है पर उसे सप्लाई का भी अधिकार है क्या। इन सवालों पर मंत्री चौबे ने कहा कि कलेक्टर को विशेष अधिकार है कि वह किसी को भी नोडल बना सकता है। इस पर मरकाम ने आरोप लगाया है कि ई के पद पर किसे पदस्थ किया गया है। उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति सबका काम कर रहा है, इसलिए पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोंडागांव के पद पर किस अधिकारी को पदस्थ किया गया है? उक्त अधिकारी को क्या किसी अन्य विभाग का भी प्रभार दिया गया है? यदि हाँ तो वर्तमान में किन किन विभागों का प्रभार उक्त अधिकारी के पास है? अधिकारी का मूल पदस्थापना विभाग कौन सा है? उक्त अधिकारी कोंडागांव जिले में कितने वर्षों से है? क्योंकि वही 5-6 मतलब विभागों का संभाल रहा है। जो बातें आ रही माननीय उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष जी, ये काम के सिलसिले का प्रश्न था, कौन कौन अधिकारी कितने कितने पद में है, मैं जानकारी आपको उपलब्ध करा दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कोंडागांव में आप भी उसी जिले से आते हैं, उसी जिले से आ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डीएमएफ राशि का जो जिस ढंग से
बंदरबाट हुआ है। लगभग 7 करोड़ रुपया कागजों में मतलब वो जो सप्लाई का काम किया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, आप नाम उसका उजागर क्यों नहीं करना नहीं चाहते, और क्या उजागर करना क्यों नहीं चाहते, और किस किस विभाग में वो व्यक्ति पदस्थ है, और वही व्यक्ति हर काम कैसे देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप आरएस को निर्माण एजेंसी का काम देते हैं, निर्माण का काम देते हैं, वो सप्लाई का भी काम कर रहा है, अन्य काम भी कर रहा है। तो क्या इसको विधानसभा की समिति से जांच कराएंगे और दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही करेंगे क्या? मेरा सीधा सीधा आरोप है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 7 करोड़ रुपए जो डीएमएफ का पैसे का इन्होंने बंदरबाट किया है, इसकी विधानसभा से जांच कराएंगे क्या? 30 करोड़ है आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है, आपको तत्काल यही घोषणा करना चाहिए। हाँ, क्या पत्र दे देना चाहिए। आ रहा है मंत्री जी का, आप लोग बाद में एक आदमी खड़े होकर बोल सकते हैं। सौरभ भाई, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष प्रकट कर रहे हैं। चलिए मंत्री जी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र का प्रश्नकाल मंगलवार को हुआ। इस दौरान स्कूल शिक्षा, स्कूल भवनों, गांवों के विकास जैसे कई मुद्दे उठे। दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के मामले में गड़बड़ी के मामले में आदिम जाति विकास मंत्री ने सहायक आयुक्त को निलंबित कर दिया। बालोदाबाजार के विधायक प्रमोद शर्मा ने भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हुए कहा कि हालत यह है कि मुझसे ही पिस्तौल लाइसेंस के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा, नारेबाजी हुई। वहीं इसके अलावा विधानसभा में जर्जर स्कूलों का मसला उठा। विधायक भुवनेश्वर शोभाराज बघेल और विधायक चंदन कश्यप ने डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र और नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर सवाल उठाए। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र के अहाताविहीन स्कूलों को लेकर सवाल उठाए। जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों के सभी स्कूलों के जर्जर भवनों का मरम्मतीकरण अगले शिक्षा सत्र से पहले ही जाएगा। इस पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी विधायक संजय चंद्रकारा ने कहा कि पूरा स्कूल शिक्षा विभाग जर्जर हो गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि 15 सालों में स्कूली शिक्षा का जो बड़ा गर्क किया है उसे हम ठीक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरेगी। इसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भोपाल दौरे पर है। उन्होंने यहां भोपाल में एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम भगवंत मान ने अपने संबोधन में कहा कि नियत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। पंजाब में आपने यह कर दिखाया। हम सच्ची नियत से काम करने वाले लोग हैं। हम किसी पार्टी को छोड़ने या निकाले जाने वाले लोग नहीं हैं। 1 साल में इतना कुछ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर केजरीवाल ने लोगों से कहा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। घर घर जाकर लोगों को बताना होगा बीजेपी कांग्रेस वालों के पास पैसा है, बाहुबल है, हमारे पास ऊपर वाला है। मध्य प्रदेश में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भोपाल दौरे पर है। उन्होंने यहां भोपाल में एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम भगवंत मान ने अपने संबोधन में कहा कि नियत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। पंजाब में आपने ये कर दिखाया है। दिल्ली को लोगों ने मेरे को एक मौका दिया था। एक बार अन्ना आंदोलन हुआ, रामलीला मैदान से निकले हम लोगों ने देखा यार ये लड़के तो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, देशभक्त हैं।
लोग कहते थे केजरीवाल जिद्दी बहुत है, जिद्दी है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी जिद है। दिल्ली के लोगों ने देखा और दिल्ली के लोगों ने एक मौका दिया था मेरे को, छोटा सा मौका। 49 दिन की सरकार दी थी लोगों ने। दिल्ली के लोगों ने मेरे को बस 49 दिन का मौका दिया था। इतना प्यार हो गया दिल्ली के लोगों को मेरे से, इतना प्यार हो गया, अगली बार 67 सीट दे दी 70 में से। बीजेपी को 3 सीट दी, कांग्रेस को 0 सीट दी, आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दे दी। अगले 5 साल और इतना अच्छा काम किया, और इतना अच्छा काम किया, 70 में से 62 सीट दे दी तीसरी बार हम लोगों को। दिल्ली के हमारे काम की बात पंजाब पहुंची तो पंजाब में लोगों ने 117 में से 92 सीट दे दी, 92 सीट। दिल्ली के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी। मध्य प्रदेश एक मौका देके देखो, आपकी भी बिजली मुफ्त कर देंगे। दिल्ली के अंदर हमने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। कभी सोच नहीं सकते थे, सरकारी स्कूल तो टेंट में चलते हैं, सरकारी स्कूल तो टूटे फूटे होते हैं, मास्टर आता नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, गरीब लोग मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। सब बदल दिया दिल्ली के अंदर। क्रांति आ रही है सरकारी स्कूलों में दिल्ली में। वो क्रांति अब पंजाब में शुरू हो गई। मान साहब शानदार काम कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वालों एक मौका देके देखो, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालते हैं खबरों पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। भोपाल में आम आदमी पार्टी की रैली को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। मध्य प्रदेश की जनता ने तीसरे दल को कभी स्वीकारा नहीं है। साथ ही भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने इसे फ्लॉप शो करार दिया है। उन्होंने कहा कि चलो चलो कहने वाले कमलनाथ जी को जनता ने चलता कर दिया। कांग्रेस की बी टीम है एक्चुअल में। ये कहीं भी जाए आप सबकी स्थिति देख लेंगे। जैसी इनकी स्थिति देश के उत्तर प्रदेश में ये बहुत हल्ला मचा के गए, गुजरात में बहुत हल्ला मचा के गए, वैसे ही मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। यहाँ कभी यहाँ की जनता ने अभी तक के इतिहास में तो तीसरे दल को स्वीकारा नहीं। आगे स्थिति देखते हैं। जैसे कांग्रेस अब चूंकि रसातल को जा रही है तो देखते हैं क्या होता है। आज शक्ति आपने भी देख ली होगी। फ्लॉप शो था कांग्रेस का। चलो चलो करने वाले व्यक्ति थे तो जनता ने अब चलता कर दिया। और आप देखिए सेनापति चला तो सेना लेके, और जैसे ही युद्ध का समय आया गिरफ्तारी का तो सेनापति गायब था। सेना पीछे पलट के देखी तो सेनापति ने गिरफ्तारी नहीं दी। ये स्थिति कमलनाथ जी ने कर दी है। चलो चलो। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि मेरी उपेक्षा हो रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री से उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अनुरोध कर रहा हूं, अधिकारियों की तानाशाही मत चलने दीजिए। शर्मा ने सिरोंज से सीएम राइज स्कूल के लिए तय की गई जमीन का मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि जिस जगह का डीपीआर बनाया गया वहां बारिश में कमर तक पानी भर जाता है। उन्होंने अपने क्षेत्र में संस्कृत विद्यालय का भवन बनाने को लेकर भी सवाल पूछा। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने सदन में वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ सदन में नियम विरुद्ध तरीके से निंदा प्रस्ताव लाया गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि शून्यकाल में कभी भी कोई संकल्प नहीं लिया जा सकता। कार्य मंत्रणा समिति में भी इसकी कोई चर्चा नहीं हुई थी। बुरहानपुर में
निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने शून्यकाल में बुरहानपुर में तेजी से जंगल कटने का मामला उठाया। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी तैयारियों में जुट गई है, जिसके चलते बीजेपी पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के एक बड़े वोट बैंक को साधने में लगी हुई है, जिसे लेकर बस्तर सहित प्रदेश भर में बीजेपी मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम भी चल रही है। जिले के बूथ स्तर, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर पर बैठकों का दौर पूरा हो चुका है। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने बताया कि 15 मार्च को होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा प्रधानमंत्री आवास पाने से वंचित रह गए आम लोगों भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास 16 लाख परिवारों को जो मिलने वाला था, छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी की वजह से वो वापस चली गई। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 2024 तक जितने बेघर लोग हैं सभी को एक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। इस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं और उन्होंने अपने केंद्र की राशि राज्य सरकार को भेज दी। राज्य सरकार अपना अंश नहीं दे पा रही है, जिस कारण बहुत सारे हितग्राहियों का मकान आधा अधूरा पड़ा हुआ है, गरीबों के सर से छत छिन गया है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। जबकि राज्य की सरकार ने कहा था कि हम सभी को मकान देंगे और वो इस दिशा में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण उनके पंचायत मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि किसी सरकार का मंत्री इसलिए इस्तीफा दे रहा है कि वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो कुल मिला के ये सरकार पूरी तरह से हर क्षेत्र में फेल हो रही है और हमारे हितग्राहियों को, बेचारे गरीबों को ये मकान मिलना चाहिए, उनका हक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के अंतर्गत सभी हितग्राहियों से मिल रही है, उनकी समस्या को सुन रही है और इन सारे विषय को लेके 15 मार्च को विधानसभा का घेराव भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के मामले में हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अधिग्रहण के एवज में कॉलेज प्रबंधन को 36 करोड़ रुपए देने पर रोक लगा दी है। साथ ही इस रकम को फिक्स डिपॉजिट करने के आदेश दिए हैं। दरअसल राज्य सरकार के अधिग्रहण के फैसले से 3 साल पहले मेडिकल कॉलेज की बिक्री के लिए रुंगटा ग्रुप के साथ एग्रीमेंट किया गया था। रुंगटा ग्रुप से इसके एवज में 36 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने सितंबर 2021 को चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण का निर्णय लिया। अधिग्रहण के प्रावधान के तहत चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की सारी संपत्ति पर राज्य सरकार का अधिकार होगा। बिलासपुर में पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया है। जिले की कमान संभालने के बाद एसपी संतोष कुमार सिंह ने पहली बार विभाग में बड़ी सर्जरी की है। लिस्ट में 3 एसआई 3 एएसआई समेत 113 पुलिसकर्मियों का नाम है। इसमें एंटी साइबर एंड क्राइम यूनिट के 2 आरक्षकों को भी हटाया गया है। वहीं अब आने वाले दिनों में शीघ्र ही थानेदारों की भी लिस्ट जारी होने की संभावना है। गौरतलब है कि जिले में एसपी बदलते ही थानेदारों और पुलिसकर्मियों के तबादले आदेश जारी होने की परंपरा रही है, लेकिन नवनियुक्त एसपी संतोष कुमार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने पुलिसकर्मियों को काम करने का मौका दिया और अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कहा था। यही वजह है कि ज्वाइन करने के बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों की कार्य प्रणाली को बारीकी से देखा। और मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।